हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर आए हैं। ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स में अभी कुछ ईयर्स पहले ही ऐड किए गए थे। और ये आपने बीकॉम बीबीए में पढ़ा होगा। अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम में देखा होगा, पढ़ा होगा, और बीबीए में पढ़ा होगा। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट जब वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते तब इसको इसी एक्ट को पढ़ते हैं, तब उसको फेस करते हैं। अदरवाइज़ तो ये बहुत टाइम पहले पढ़ते हैं तो बच्चे भूल भी पाते हैं। तो आज हम आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ पार्ट्स को कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और इजीली आप इसको ऑब्जेक्टिव भी इसके आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1872 में आया था। सबसे पहले आपको ईयर बहुत याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे पास एक्ट्स हैं उनके ईयर्स भी कभी कभी एग्ज़ाम में स्ट्रेट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप पेंसिल हो तो आप लिख लीजिए ज़रा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 में आया था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो ईयर है वो 1930 है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। इसी तरह से आरटीआई एक्ट भी है, आईटीआई एक्ट भी है, एलएलपी एक्ट भी है, जीएसटी भी है। इन सब के बारे में भी सिलेबस में ऐड किया गया है। तो हम अब आते हैं टॉपिक पर। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि हमारा कब आया था, 1 सितंबर 1872। याद रखिएगा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ था। और ये हमारा एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा होता क्या है, पहले तो हम ये देखें कि होता क्या है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ ने बनाई हुई हैं, जो भी पार्टीज़ ने बनाई है उसको फॉलो करना। और अगर कोई पार्टी उस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं उसको नहीं मानती है, तो एग्रीव्ड पार्टी कुछ ना कुछ कोई ना कोई लीगल रेमेडीज़ के थ्रू उसका निपटारा भी कर सकते हैं आपस में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगल ऑब्लिगेशन को बनाता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो हम आपके ऊपर ऐसे केस कर देंगे, तो आपको इतना जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या जो भी होगा, जो भी कोर्ट हमारा फाइनल निर्णय लेगी। तो ये कहीं ना कहीं लीगल रेमेडीज़ को जनरेट करता है। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमारा दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। याद रखिएगा, पार्ट जो 1 है वो सेक्शन 1 to 75 है, और पार्ट 2 है वो सेक्शन 124 to 238। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम कि ये 76 से लेकर 123 तक का है। तो बेटा, जो 76 से सेक्शन से लेकर 123 तक था वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कर दिया गया, क्योंकि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक ही था। बट बाद में 1930 में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन को हटा के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हटा दिया गया। वो सेक्शन कौन से थे, 76 to 123। अब सेक्शन 1 to 75 में क्या क्या बताया गया है, उसमें जनरल प्रिंसिपल बताए गए हैं लॉ के, कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता क्या है, एग्रीमेंट क्या है, लीगल एलिमेंट्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, फ्री कंसेंट क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है वो क्या है, और हमारा अलग अलग चीज़ें बताइए, जैसे कौन ब्रीच में क्या है, रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल, ये सब पार्ट 1 में है। और पार्ट 2 है जैसे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे गारंटी है, बेलमेंट है, प्लेज है, एजेंसी है, ये सब किस में, पार्ट 2 में। अब नेक्स्ट हम आगे आगे आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा हम पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट का मीनिंग है। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमें एग्रीमेंट का मीनिंग समझना है। तो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट का सेक्शन है 2E। याद रखिएगा बच्चों, 2E अभी हम आपको बताएंगे कि ई कैसे याद करना है, क्योंकि सेक्शन 2 तो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ऑफर, ये सब के हमारे 2 है। लेकिन ये जो ई है ये आगे कैसे, मतलब इसको कैसे याद रखना है बाद में बताएंगे। तो एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। सारे प्रोमिस, सारे सेट ऑफ प्रोमिस, मतलब एन नंबर ऑफ प्रोमिस, 2 या 3 4 आप प्रोमिस एक साथ कर रहे हैं, तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहे हैं। कंसिडरेशन मीन्स प्रतिफल, और एग्रीमेंट को हम ठहराव कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सारे प्रोमिस और सारे सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एग्रीमेंट। अब समझ लेते हैं कैसे। देखिए, एग्रीमेंट हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हमारा ऑफ़र और दूसरा एक्सेप्टेंस। अगर एक पार्टी ने ऑफ़र दिया और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, डैट इज़ एग्रीमेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, संजय लीला भंसाली है और रणवीर सिंह।
अगर संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को बोला कि आपको इस मूवी में काम करना है, इसने ऑफर दिया और रणवीर सिंह ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो डैट इज़ एग्रीमेंट। अब इसमें देखिए कंसिड्रेशन क्या है, अब ये एक दूसरे के लिए यहाँ पर कंसिड्रेशन क्या होगा। देखिए संजय के लिए कंसिड्रेशन क्या होगा कि रणवीर उसकी मूवी में काम कर रहा है, तो डैट इज़ कंसिड्रेशन फॉर संजय। और रणवीर के लिए कंसिड्रेशन क्या होगा, जो कि मनी अमाउंट जो संजय पे कर रहा है। तो जो एग्रीमेंट है वो हमारा कैसे बना है, ऑफर और प्लस एक्सेप्टेंस। अगर एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगी, डैट इज़ एग्रीमेंट। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम कि हम कभी कभी इसके लिए कम से कम दो पार्टीज़ होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बोलें कि आज मैं ये काम करूँगी या आज मैं ये बुक पढ़ूंगी, आपने अपने आप को ऑफर दिया और आप ही ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एग्रीमेंट नहीं होगा। आपको कोई ना कोई मिनिमम टू पार्टीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं। आप बैठे हैं और आपने बैठे बैठे अपनी सिस्टर को बोला जा मुझे एक गिलास पानी दे दे। हालांकि बच्चों ऑर्डर चलाना बहुत गलत बात है, अपने काम स्वयं ही करने चाहिए, ठीक है। हैं तो अब आपने अपने सिस्टर को बोला कि जा मुझे एक गिलास पानी दे, तो आपने उसको ऑफ़र दिया और आपकी सिस्टर ने उसको एक्सेप्ट किया और आपकी सिस्टर आपको क्या कर रही है, एक गिलास पानी दे रही है, तो डैट इज़ एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट हम आपको बाद बताएंगे होता क्या है। तो देखिए एग्रीमेंट हम लाइफ में बहुत सारे मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत सारे करते हैं। ये बहुत वाइड होता है एग्रीमेंट। हमारे मोरल एग्रीमेंट भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिफरेंस है, बाद में बताएंगे हम क्या होता है। तो एग्रीमेंट के लिए ये तो चीज़ ज़रूरी है कि एक ऑफ़र हो, ऑफ़र के साथ साथ उसकी एक्सेप्टेंस हो, तभी हमारा एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एग्रीमेंट में क्या है, तो देखिए पहले कह रखा है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, मतलब एटलीस्ट दो पर्सन। मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है कि आप खुद में ही अपने आप को ऑफर दें, खुद में ही एक्सेप्ट करें, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। कम से कम मिनिमम दो पार्टीज़ तो होनी बहुत ज़रूरी है एग्रीमेंट में। जैसे हमारा ए और बी, जो दो पार्टीज़ हो गई हमारी। अब सेकंड कह रखा है कंसेंसस एट एडम, इट मीन्स कि दोनों का एक पर्टिकुलर टॉपिक पर सहमति जरूरी है, मतलब राइट थिंग इन द राइट सेंस या राइट टाइम दोनों का। जैसे कि ए ने रवि सुनील को बोलता है आज मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम मूवी न्यू कौन सी आ रही है, अब जो भी आ रही हो, हम आज मूवी देखने चलेंगे और मूवी का टाइम था 6 to 9। रवि ने सुनील को बोला मूवी देखने चलेंगे और सुनील ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो पहले तो ये एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब दो पार्टीज हो गई, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। लेकिन ये कैसे आया कंसेंसस एडम, इट मीन्स ये कैसे आया कि सेम टाइम, सेम थिंग क्या है कि मूवी देखने चलेंगे। अब सेम टाइम क्या है, टाइम 609। अगर ये सुनील रवि के ऑफर से मूवी देखने से और साथ साथ उसकी टाइमिंग से तैयार है, तो ये क्या होगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ लोग, अगर हम नॉर्मली लोगों से बात करें जिन्होंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस नहीं पढ़ा, वो दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का जो जो वर्ड है वो ऑरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टम। याद रखिएगा, अंडरलाइन करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टम किस किस वर्ड से ड्राइव हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किससे ड्राइव हुआ है, कॉन्ट्रैक्टम, विच मीन्स ज्वाइनिंग टुगेदर, जो दो चीज़ों को मिलाना, मतलब साथ साथ में मिलाना, ठीक है। अब इसका सेक्शन क्या है, इसका पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि एग्रीमेंट का जो सेक्शन 2 है वो कैसे याद करेंगे। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको याद करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप इसको देखिए, जो एग्रीमेंट है वो हमारा, देखिए यहाँ पर देखा है 2E, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, 2E को कैसे करेंगे, तो देखो या तो आप ऐसे कर सकते हैं AE, जैसे इसमें लिखा हुआ है ए और ई, AE, या आप इसको कैसे कर सकते हैं, एग्री, दिख रहा है आपको, एग्री, ये ई दिख रहा है आपको, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो सेक्शन 2E में हमारा एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, बताया था ऑरिजिनेटेड हुआ है कॉन्ट्रैक्टम से, विच मीन्स ज्वाइनिंग टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्सिबल कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे देखिए कैसे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट आपको बताया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, साथ में उसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए बाय लॉ। जैसे संजय ने रणवीर को बोला कि आपको मूवी ये करनी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये एक डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं और उस डॉक्यूमेंट में कुछ टर्म्स लिखते हैं, कोई जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे लॉ में कुछ बताए गए हैं, अगर वो ये रणवीर पूरे कर रहा है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, इन्फोर्सबल होगा बाय लॉ। याद रखिएगा, इन्फोर्सबल मतलब कानून द्वारा लागू होना। तो कानून द्वारा वही चीज़ें लागू होंगी जब आप कानून की शर्तों को पूरा करेंगे। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कानून की शर्तों को पूरा, बिना कानून की शर्तें के कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड ही नहीं होगा। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, उसकी सुनवाई आपके पक्ष में होगी ही नहीं। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लीगल टर्म्स हैं, जो भी लॉ ने पहले बताए गए हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो हमारे पूरे होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में, अगर आपको दूसरी पार्टी के लिए कोई भी केस फाइल करना है तो आप इजीली सूट भी कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए क्या चाहिए, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा, जैसे कि हमारे पास पहला है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए उसमें, ये जो रणवीर है ये मोर देन 18 ईयर का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ हमारे लीगल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि लॉ ने बोला है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करो तो आपको उसको करने से पहले ये टर्म्स का पूरा होना जरूरी, तभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट बाय लॉ, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है वो क्या है, 2H, तो आप इसको ऐसे याद करते हैं CH, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, 2H, 2 में तो है ही, और एग्रीमेंट का AE, 2E, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट करते हैं हम डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये बहुत पूछा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो जैसा कि अभी आपको बताया था कि एग्रीमेंट को करने से पहले, एग्रीमेंट के लिए देखिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट के लिए ये नहीं कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारे एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही एग्रीमेंट से। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट कैसे बना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही एग्रीमेंट से है। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तो बात ही नहीं करी गई है। कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में, पहले ऑफर है, फिर एक्सेप्टेंस है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्फोर्स एग्रीमेंट है। तो इसीलिए कह रखा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हिंदी में हम कह सकते हैं सारे अनुबंध ठहराव हैं बट सारे ठहराव अनुबंध नहीं। सही बात है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला हमारा जो एग्रीमेंट है वो बहुत वाइड टर्म है। सारे एग्रीमेंट आपके आपके इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और लेती हूँ एग्रीमेंट का ही, जिसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, ठीक है। मैंने बोला था कि जैसे कि रवि बोलता है कि हम आज मूवी देखने चलेंगे, किसको, राहुल को बोलता है, ठीक है। अब रवि ने राहुल को बोला कि आज हम मूवी देखने चलेंगे, तो रवि ने ऑफर दिया राहुल को और राहुल ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा एग्रीमेंट है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्या ये कोई लॉफुल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ये बताओ। मूवी देखने तो लॉफुल कहाँ से हो गया भाई, मैंने आपको बोला ये अगर कोई बिजनेस टर्म्स है ये तो लॉफुल है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्फोर्सेबल है। जैसे लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो ना तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है ना ये लॉफुल कंसिडरेशन है, क्योंकि ये हमारा ये नॉर्मल है, मोरल है, रिलीजियस है, ये सोशल एग्रीमेंट है। तो ये जो एग्रीमेंट है, हमारे जो एग्रीमेंट है वो हमारे क्या होंगे, ऑल एग्रीमेंट है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसको समझिए आप, ठीक है। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन एग्रीमेंट।
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जरूरी है कि उसमें एग्रीमेंट हो, एंड विदाउट एन एग्रीमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बताया था मैंने आपको। दिस मीन्स बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट एज पर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एग्रीमेंट देयर इज, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये मैंने आपको बताया था कि क्या ये जो रवि है, क्या वो केस कर देगा राहुल के लिए कि भाई तुम मूवी देखने नहीं जाए, अब तुम्हारे खिलाफ केस? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें लॉफुल कंसिडरेशन है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब क्या रखा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे जो एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। हाँ सारे नहीं, सारे ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते भाई। सारे ठहराव कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे, जब जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इन एग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल इन्फोर्समेंट। अगर एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पर राम ने बोला रमेश को कि भाई तुम्हें 100 टन ये सप्लाई करना है इस डेट तक, क्योंकि ये दिवाली आने वाली, तो 100 टन शुगर सप्लाई करना है आपको। ठीक है, लेकिन रमेश सप्लाई नहीं कर पाया। इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, जो पेपर होंगे वो साइन कर दिए होंगे, लेकिन रमेश उसको सप्लाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। और पहले ये राम ने जब ऑफर दिया था तो रमेश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं इस डेट तक पहुँचा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन रमेश नहीं पहुंचा पाया, और साथ में रमेश ने उसको मना भी नहीं करा राम को कि भाई मैं आपके यहाँ गुड्स नहीं पहुंचा पाऊंगा इसी रीज़न की वजह से। जब 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 दिवाली आने पर हुई, राम ने देखा कि भाई रमेश शुगर नहीं आया है, टाइम आने वाला है, तो राम ने बोला रमेश को कि भाई शुगर पहुंचाओ। रमेश ने कहा कि मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पर राम क्या कर सकता है, रमेश के खिलाफ स्यू कर सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो हमसे कह रखा है कि अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी कि इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब इफ़ एन एग्रीमेंट इज़ इनकम्पिटेंट इन क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन देन इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट है जो कि इनकम्पिटेंट है, कैपेबल नहीं है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन को बनाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं कहलाएगा। तो 10 हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वाइडर टर्म है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा बहुत नैरोअर टर्म है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बेसिक है, ये पूछा भी जाता है। तो अब आपको याद हो गया होगा, देखिए हम आपको बताते हैं, हमने आपको क्या बताया कि जो एग्रीमेंट है वो वाइडर टर्म है, क्योंकि एग्रीमेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। हम नॉर्मली ऑफर, आप एक नॉर्मल शॉप पर गए, आपने कहा कि भाई मुझे एक पेंसिल चाहिए, एक रबड़ चाहिए, एक कटर चाहिए, आपने ऑफ़र दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, डेट इज़ एग्रीमेंट। हम बहुत सारे ऑफ़र देते हैं, हम लाइव बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लिमिटेड करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके लिए हम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो वो ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, वही लीगली इन्फोर्सेबल है। क्लियर है? अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, वो भी बहुत छोटा सा ही होगा, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये हमारा सही लगा हो तो आप इसको लाइक करिए। अच्छा, एक और बात देखिए, इसमें हमारे पास इसमें अभी आगे भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कुछ एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, समझिए, बहुत इजीली बताएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सबसे पहले तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ये क्या है, सेक्शन 10 में डिफाइन करा गया। ये बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स के जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 10 याद रखिएगा। अभी तक आपको हमने 2E बताया, 2H बताया और साथ में 10 बताया, 3 सेक्शन की बात करी अभी तक हमने आपको। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इससे पहले कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अभी बताया कि एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और साथ में जो इन्फोर्समेंट बाय लॉ है ना, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी के लिए, इस इन्फोर्सिबिलिटी के लिए देखो कि हमारे आगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ते हैं इसमें, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए सबसे पहला है हमारा लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है पार्टनर्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंटेंड टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है,
आपका आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो सच इंटेंशन देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। अगर कोई भी इस तरह की इंटेंशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने आपको बोला हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हम ऑफ़र प्लस एक्सेप्ट है, ऑफ़र देते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कुछ, तो वो लीगल नहीं है, ठीक है। लीगल सिर्फ वही होगा जो जैसे कि हमारे कोई बिजनेस टर्म्स के लिए हैं, जहाँ पर आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं, या जहाँ पर हमारा कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर वो पूरा ना करने पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्री कंसेंट। देखिए सबसे पहले इस हिंदी में इसका स्वतंत्र सहमति होना बहुत ज़रूरी है पार्टीज़ की। जैसे ए है और बी है, ठीक है। ए ने बी को बोला कि मुझे आपका ये घर चाहिए, ठीक है। ए अपना बी है, वो अपना घर सेल नहीं कर रहा है, लेकिन ए है वो चाहता है बी का घर खरीदना। ए ने बी को ऑफ़र दिया कि आप मुझे अपना घर दे देंगे, बी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं आपको अपना घर नहीं दूंगा। ए ने क्या करा, डरा धमका कर कुछ गुंडे भेज दिए 2-4 और बी से पेपर पर साइन करा लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो साइन तो करा लिए उसने, लेकिन यहाँ पर ये जो उसने ए ने कॉन्ट्रैक्ट करवाया ये क्या है, ज़बरदस्ती कराया गया है। अगर ये चाहे बी तो बी इसको क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है, कोर्ट में जाके कह सकता है कि ये बॉयडेबल एग्रीमेंट है, मुझसे ये ज़बरदस्ती साइन कराए गए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारा क्या है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति, मतलब दोनों पार्टीज सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम पर तैयार होनी चाहिए। जैसे एक्स 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 क्या करता है, वाई को अपना एक्स एक हॉर्स सेल करना चाहता है, वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं आपका हॉर्स सेल परचेस कर लूँगा। तो यहाँ वाई बिना किसी कोई भी मेंटल प्रेशर के, कोई भी डरा धमका कर वाई ने हाँ नहीं बोला, वाई इस चीज़ को खरीदना चाहता है, वो दिल से चाहता है कि वो चीज़ उसके पास हो। तो यहाँ वाई की स्वतंत्र सहमति है, फ्री कंसेंट है। एक्स ने बिना किसी डरा धमका कर कोई भी मेंटली टॉर्चर कर मोरल कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं डाला है, और वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हमारा क्या है, फ्री कंसेंट है। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है फ्री कंसेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज मतलब वही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं। ये जो हमारा ये देखिए ये जो फ्री कंसेंट है उसके बाद हमारा बताया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज़। ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज़ का सेक्शन क्या है हमारा 11, याद रखिएगा 11 में बताया गया है, 10 में ये बताया गया है, 2E पहले बताया था, 2H बाद में बताया अभी। तो याद रखिएगा सेक्शन 11 में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज़ क्या रखा है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज़ मतलब वही पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं जिसको लॉ ने बोला है। जैसे कौन, एक पर्सन मोर देन 18 होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। 18 मतलब मेजर हो गया ये, ठीक है। साउंड माइंड का होना चाहिए, लुनैटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ड्रिंकर नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, और साथ में लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो, ठीक है। ये बाद में और बताएंगे। अब देखिए वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर, जैसे आपने जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि एक मिनट जैसे कि ए ने बी को बोला कि मुझे अपना घर सेल कर दो, ठीक है। ए ने बी को बोला कि मुझे अपना घर सेल कर दो। अब बी है, बी की जो एज है 14 ईयर है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो बी है जो सेल करना वाला है वो उसकी एज कम है, लेस देन। अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस केस में कोर्ट में केस फाइल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बी है उसकी एज बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारा होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब ये जो अनदर एलिमेंट है, तो ये कह रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन विच कैन बी सेट टू बी द प्राइज ऑफ फॉर द प्रोमिस, ठीक है। ये एक मेन एलिमेंट है जो कि प्राइस है। जैसे कि यहाँ पर अभय मान लेती हूँ मैं, क्योंकि बार बार ए बी और बोलो तो देखो, एक मिनट दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर अभय है और यहाँ पर मैंने रामू ले लिया, ठीक है। अभय और रामू है। यहाँ पर अभय ने अभी क्या करता है, अपनी साइकिल सेल कर रहा है रामू को, और रामू उसके लिए कितना पे कर रहा है, 2000 रुपये। तो लॉफुल कंसिडरेशन हो गया।
अभय ने अपना साइकिल बेची और रामू ने उसकी जगह क्या दे दिया, अभय को प्राइस दे दिया। तो जो भी कंसिडरेशन है वो हमारा क्या, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वॉइड है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। लेकिन इसके लिए भी कुछ कुछ हमारे पास एक्सेप्शन है, जैसे कि हम नेचुरल लव के लिए, जैसे कि आपने अपनी वाइफ को कोई भी गिफ्ट दिया, तो क्या अपनी वाइफ को बोलोगे ला पैसे दे, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वो हमारा एक्सेप्शन है। अगर आप किसी को नेचुरल लव के बेसिस पर कोई भी गिफ्ट वगैरह देते तो वो विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो विदाउट कंसिडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस है आपका लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, दो दो दो, दो पार्टीज़ हैं, टू पार्टीज़ हैं यहाँ पर। टू पार्टीज़ हैं। अब एक पर्सन एक दूसरे को बोलता है कि भाई मुझे अपना घर किराए पर दे दो, ठीक है। अब उसने क्या करा, घर किराए पर ले लिया। लेकिन जो घर किराए पर लिया है, उस घर का पर्पस है कि यहाँ पर घर में गैम्बलिंग कराना, ठीक है, या कोई और काम कराना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है, अनलॉफुल है, ठीक है। अगर क्योंकि आपने जो कोई काम कराया है वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि आपने एक पर्सन को बोला कि भाई आपको ये चीज़ें वहाँ भेजनी है, लेकिन जो चीज़ आप वहाँ भेज रहे हो उसमें ड्रग्स हैं। तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या, अनलॉफुल है। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। किसी को उससे कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ हम, जैसे कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कराए वो हमारे हमारे एग्रीमेंट होना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम वॉइड किसको डिक्लेयर करा है, ये बताइए। तो बच्चों ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन मैं भी इसको 2-3 बार फेस कर चुकी हूँ। मेरे भी ये 2-3 बार मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव में आया है, मैंने कभी एग्जाम दिए होंगे उसमें, कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो एक्सप्रेसिवली वॉइड हैं। पहला क्या क्या रखा है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर आप किसी के विवाह में रुकावट डालते हैं, ठीक है, तो वो वॉइड है। याद रखिएगा, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैरिज। आप किसी के विवाह में रुकावट नहीं डाल सकते हैं। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं दुनिया में तुझसे ही शादी करूंगा और तेरे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है। पता चला ए ने किसी और से शादी कर ली, अब बी पहुंच गई वहाँ पर, पुलिस को लेके, भाई इसने मेरे साथ कहा था कि आप मुझे शादी करो, किसी और से शादी नहीं करोगे। तो ये एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट, इसने ऑफर दिया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया। भाई लोग प्यार प्यार में कहाँ कहाँ की बातें, कसम बातें निभा लेते हैं। तो क्या सारे सारे कसम बातों के लिए पुलिस के सोते रहेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। तो जो एग्रीमेंट है इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, जो भी एग्रीमेंट हम किसी भी मैरिज में किसी की मैरिज के लिए करते हैं, एग्रीमेंट तो भाई लोग एक इसमें बातें खाते रहते हैं, प्यार प्यार में लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं है। तो इसलिए जो एग्रीमेंट है हमारे मैरिज में किसी के विवाह में रुकावट डालने के लिए, वो हमारा क्या है, वॉइड है, ठीक है। साथ में क्या रखा है, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एक ने क्या करा, बी के ए ने बी के क्या करा, केस कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि भाई आप इस पर्सन को बोलो कि इतने पैसे दे के कि केस वापस कर ले। ऐसे नहीं हो सकता। आप लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी कोई भी अगर कोई भी एग्रीमेंट करते तो वो भी क्या है, वॉइड है। किसी के ट्रेड में रुकावट नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। उसने बोला कि इस पूरी लोकेलिटी में मेरी दुकान हो गया, मेरे अलावा किसी की दुकान नहीं होगी, तो ये हमारा वॉइड है। और साथ साथ एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वैगर, ये भी हमारे क्या है, एग्रीमेंट वॉइड। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड। कौन कौन से एग्रीमेंट हैं, पहला इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, इन रेस्टोरेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और बाय वे ऑफ वैगर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में नेक्स्ट है हमारा सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो वही एग्रीमेंट, वही कॉन्ट्रैक्ट हमारे वैलिड हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ए ने बी को बोला कि तुम मुझे 10,000 रुपये दो, देखो मैं इस घर के अंदर, इस जो ज़मीन है ना वहाँ से मैं सोना निकाल दूंगा। तो ये बताओ क्या ये पॉसिबिलिटी है? आप जादू के थ्रू सोना निकाल सकते हो? ऐसा नहीं है। या मैं आपको ऐसा अमृत दूंगा कि आप कभी मरेंगे नहीं। तो ये जो इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि क्या ये निश्चित है कि आप कहीं भी ऐसे कहीं से भी ऐसा निकल आएगा, गोल्ड निकल आएगा या आप अमर हो जाएंगे, नहीं। तो जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है होना, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड है ही नहीं।
नेक्स्ट है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में याद रखिएगा क्या क्या अटेस्टेड होना चाहिए साथ में, ठीक है, साइंड होने चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कराया जिसमें ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, लीगल है भाई, बिजनेस टर्म्स के लिए आप बात कर रहे हैं, फ्री कंसेंट है, दोनों पार्टीज़ तैयार हैं, पार्टी जो है मोर देन 18 है, ठीक है, और साथ साथ हमारे क्या साउंड माइंड की है, और साथ में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा लॉफुल है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, एग्रीमेंट हमारे वॉइड नहीं है, पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन साथ में आपने जो पेपर बनवाया है ना उसमें साइन नहीं करें, आप उसको अटैच कराना भूल गए थे, ठीक है, आप उसमें स्टैंप लगाना भूल गए थे, उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं होगा वैलिड। अब आपके मन में आ रहा मैम एक बात और बताइए, वैलिडिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम दो दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, अब पार्टीज़ पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेगी, लेकिन अगर इन केस किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो हम उसके लिए केस नहीं कर पाएंगे। जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। एक हमारा केस था मोहरी बीबी और धर्मोदास का, जिसमें क्या था कि जो मोहरी बीवी थे ना, उनके हस्बैंड ने क्या करा था, धर्मोदास को अमाउंट पे करा था 5,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि धर्मोदास को जब अमाउंट पे करा था तो धर्मोदास ने अमाउंट ले लिया, लेकिन बाद में क्या करा, जो मोहरी बीवी थे उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। भाई मोहरी बीवी ने कहा, धर्मोदास के खिलाफ केस कर दिया कि ऐसे ऐसे करके धर्मोदास आया था मेरे हस्बैंड से पैसे लेने, उसने पैसे क्या करा, ले लिए, लेकिन अब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, अब आप मुझे मेरा पैसा दिलवाओ धर्मोदास से। तो कोर्ट ने ये बोला कि मोहरी बीवी आप ये पैसा लेने की हकदार नहीं है। मोहरी बीवी ने बोला ऐसा क्यों, मैं इसको पैसा क्यों नहीं ले पाऊंगी? तो कोर्ट ने कहा कि जो धर्मोदास है वो माइनर है, याद रखिएगा, धर्मोदास कौन है, माइनर है, तो माइनर के साथ तो जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वैलिड है ही नहीं, वो वॉइड है। अब वॉइड में माप रहा होगा कि व्यर्थ मतलब क्या है, बच्चों याद रखिएगा, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अगर इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। याद रखिएगा, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो वो वैलिड, अगर वो इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करा तो डेट इज़ वॉइड। याद रखिएगा, जो सेक्शन 10 की सारी कोई भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है तो वॉइड है। अब धर्मोदास हमारा जो क्या था, वो लेस देन 18 ईयर का था, तो कोर्ट ने कहा कि भाई माइनर है, वो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो वो वाइड है, तो यहाँ पर इसलिए मोहरी बीबी को क्या होगा, अमाउंट नहीं मिला। इसीलिए तो हम कहते हैं अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या हम किसी से भी कोई परचेज चीज़ सेल कर रहे हैं या से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि क्या वो माइनर है, माइनर तो नहीं है, कि साउंड माइंड का है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, फ्री कंसेंट है, ये सब कुछ हमें करना चाहिए, उसके बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इसीलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उसको अगर इन केस फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तो आप केस फाइल कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारी जो वैलिड लीगल रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी हो जाएं। अब आपको एक और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं। देखिए पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था जो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वन विच सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय लॉ, जो सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बताया था आपको, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज़ हमारी पूरी होनी चाहिए, लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिव, सर्टिनिटी बाय लॉ, लीगल फॉर्मेलिटी, ये सब पूरी होनी चाहिए। अवॉइड वो जो कि सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करा, कोई से भी हो, याद रखिएगा 2J, अभी तक क्या पढ़ा, 2E पढ़ा, AE वाला पढ़ाया था, CH पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट का CH, सेक्शन 10 वैलिड रिक्वायरमेंट, 11 हमने पढ़ा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 2J, VJ याद रखिएगा, VJ और VI वॉइडेबल का I याद रखिएगा, तो वो हमारा क्या है, वॉइड। वॉइड अब लेकिन वॉइडेबल याद रखिएगा, देखिए वॉइडेबल आपको बता दें, मैं अपने सिंपल टर्म्स में बताती हूँ कि वॉइडेबल वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्री कंसेंट नहीं है, याद रखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ जिसमें फ्री कंसेंट नहीं है वॉइडेबल है। अब मैम फ्री कंसेंट कैसे नहीं है, देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप जहाँ रह रहे हैं आपको उसके बगल वाला घर, क्योंकि आपका घर छोटा है, आपको उसके बगल वाला घर बहुत बड़ा है, आपने सोचा अगर मैं बगल वाले का घर खरीद लूँगा ना तो मेरा ये घर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और मैं इसको तुड़वा के बीच में से बाउंड्री हटवा के मैं अपना घर बड़ा कर लूँगा। आपने अपने पड़ोसी से कहा भाई घर बेच दो अपना, पड़ोसी ने कहा नहीं नहीं मेरे को तो ज़रूरत नहीं है भाई, मैं क्यों अपना घर बेचूँ। अब आपको तो पड़ोसी का घर चाहिए, आपने क्या करा, दो चार बढ़िया बढ़िया एकदम हेल्दी से, ठीक, हस्त पुष्ट टाइप के आपने गुंडे भेज दिए और उसको बोला कि भाई ये घर बेचो, और इससे पेपर लेके आपने क्या करा, साइन कराया है अपनी, ठीक है।
अब उस टाइम तो भाई इसको अपनी जान बड़ी प्यारी थी, इसने डर की वजह से साइन कर दिया कि लो भाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट, आपने ऑफर दिया मैंने एक्सेप्ट किया और लो साइन कर दिए, लो लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई, लो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अब ये हमारा अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके लिए तो फोर्सेबल हो गया, अब उसने उस टाइम साइन कर दिया, लेकिन ये कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि भाई उसने तो मेरे से बंदूक की नोक पर साइन कराए थे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने कराया है ये मेरे से बंदूक की नोक पर कराया है, डरा धमका के मैंने कर दिया उस टाइम पर, लेकिन अब ये वैलिड नहीं है, ये तो मैं पीछे ले रहा हूँ जो भी है। जैसे कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। समझ में आ गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल हो गया इसके थ्रू, क्योंकि इसने तो साइन, आपने साइन कर दिया, इसके पास पेपर चला गया, लेकिन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द बॉडी, लेकिन इसके थ्रू ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि आपने तो जरूर साइन कराया ना, ये कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मेरे से फ्री कंसेंट नहीं थी, मेरे से जरूर से साइन कराए गए हैं। तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन, इसके लिए फोर्सेबल हो गया, लेकिन इसके लिए इन्फोर्सेबल हो गया, बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर, और अदर्स इज नोन एज वॉइडेबल। याद रखिएगा वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइडेबल होते हैं जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती है। याद रखिएगा, वैलिड सेक्शन 10, वॉइड सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, और वॉइडेबल जो फ्री कंसेंट नहीं होती, जिसमें जो एक पार्टी के लिए तो फोर्सेबल है लेकिन दूसरी पार्टी के लिए फोर्सेबल नहीं। याद रखिएगा 2J वॉइड और 2I ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है और नेट वाले पेपर में पूछा भी गया है। अभी हम कुछ नेक्स्ट पीपीटी में बताएंगे कि कौन कौन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे के पार्ट भी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप अपने प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसको अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आपके जो भी आपके थोड़े थोड़े एफर्ट से ही हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर